हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें हमने इंसुलेटर, मेटल्स और आपके सेमीकंडक्टर, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने सेमीकंडक्टर की इन डेप्थ भी कुछ स्टडी की थी, जैसे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, बाकी सब हमने डिस्कस किया था। तो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे पार्ट 1, काइंडली उसको एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके वहां से अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे तो आपको ये लेक्चर काफी इजीली भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें फर्दर हमारे पास और क्या है। तो अब है हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो टीटी एग्जाम हो बीएसएनएल का, या फिर जेटीयू हो, या पीएसयू लेवल्स के एग्जाम्स हों, या फिर इवन गेट के एग्जाम्स भी हैं, उसके लिए भी ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास टॉपिक है मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मोबिलिटी और कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है मटेरियल की, वो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे मेटल में या फिर सेमीकंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन पर डिपेंड करती है या उनके प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ही हम कोई सपोज कीजिए किसी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट्स से ई अप्लाई किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया, तो उसमें होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेरे मटेरियल के अंदर, जो कि आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मेटल में या मटेरियल में, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो जैसे ही मैं किसी मेटल पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करता हूं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेटेड हो जाएंगे और उनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो भी इनडेफिनेटली बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ। लेकिन अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में उनका कोलिजन भी होता है, टकराव भी होता है, और जब टकराव होगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे, अपनी एनर्जी को खो देंगे। इसी तरीके से जब कोलिजन चलता रहता है तो एक स्टेट आती है हमारी जिसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, और इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है, यानी कि हमें वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी मिल जाती है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि हमारी ये टर्म्स आगे फर्दर यूज होंगी इसलिए एक बार फिर से हमने इनको डिस्कस कर ली है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मेरी वीडी, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो ई के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेरे को म्यू मिलता है, और म्यू को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्दर इनके कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे हमने, इस बार और कर लेते हैं कि इस इक्वेशन में मेरा वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और म्यू है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इनके आपको यूनिट्स याद रखनी बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स क्या है इसकी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। अब जैसे कि हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है जे, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, वो होती है NQVD, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में, यानी कि एन है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर में भी डिनोट करते हैं। क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर मैं यहां से वीडी की वैल्यू अगर मैं यहां से मैं यहां पर पुट करता हूं तो मेरे को क्वेश्चन मिलती है J इज इक्वल टू NQ म्यू ई, जबकि मैंने पुट की है वैल्यू। और यहां से एक टर्म मेरे को मिलती है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है आपकी, सिग्मा है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। सिग्मा क्या है आपकी, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल या मटेरियल।
और इसको हम डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम इनटू मीटर का इनवर्स। ये आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको कंडक्टिविटी के यूनिट के बारे में पूछ लिया जाएगा, कंडक्टिविटी के आपको डायमेंशंस के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो आप जब भी याद करें इन इक्वेशंस को तो उनको यूनिट्स के साथ में याद करें। तो यहाँ पर अगर मेरी सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और जब मैंने इस इक्वेशन को पुट किया तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सिग्मा की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है, एन क्यू म्यू। और ये जो मेरी इक्वेशन है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है मुझे कि करंट डेंसिटी जो है वो मेरी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कंडक्टर के लिए जो आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो गुड कंडक्टर के लिए आप याद रखें फिगर जो है एन की वैल्यू वो 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होने चाहिए। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें और मोबिलिटी की बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो जैसे कि लास्ट पेज पे हमने डिस्कस किया है कि जो किसी भी मेटल में करंट डेंसिटी होती है मेरी वो एन क्यू म्यू ई होती है। अब करंट डेंसिटी किसी भी सेमीकंडक्टर में क्योंकि जो कि मेरी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी तो म्यू एन, मतलब एक नोटेशन डाल दी मैंने इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट डेंसिटी है वो मेरी जे एन इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन ई है, जहां पे म्यू एन क्या है आपकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से करंट डेंसिटी जो है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स वो क्या होगी, जेपी इज इक्वल टू पी क्यू म्यू पी ई। यहां पर मैंने नोटेशन डाल दिया है मोबिलिटी के पी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने डिफाइन भी कर दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं P जो है वो है आपकी होल्स कंसंट्रेशन, म्यू पी है मोबिलिटी ऑफ होल्स, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q है चार्ज ऑन होल। तो इस तरीके से अगर आप डिस्कस करेंगे तो जो टोटल करंट डेंसिटी होगी वो मेरी वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू होल्स दोनों के कारण होगी। दोनों को ऐड करता हूं मैं तो क्यू ई कॉमन आता है और मेरे को ये एन म्यू एन प्लस म्यू पी इसके इनटू में मिलता है। अब हम जानते हैं कि ओम्स लॉ जो है J इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है। तो सिग्मा मेरा यहां से अगर कंपेयर करूं तो मुझे सिग्मा क्या मिल जाएगा, Q एन म्यू एन प्लस म्यू पी। ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपको जरूर याद करनी चाहिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, तो इसको मैं Ni के इक्वल मान सकता हूं। और Ni मेरी क्या है, नथिंग बट इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होती है। सो बेसिकली कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं जो आप याद कर लें क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा टफ एग्जाम रहा तो एक टोटल कुछ वैल्यूज देकर इक्वेशंस की फॉर्म में या फिर न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। होप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी में ही अगर इसको फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूट करें यानी कि फर्दर अगर इसको एक्सपेंड करते हैं इन वैल्यूज को, सो हमारे J इज इक्वल टू मिलता है क्यू ई एन आई म्यू एन प्लस एन आई म्यू पी, क्योंकि N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एन आई है। तो जो मेरी लास्ट इक्वेशन आई थी यानी कि ये मेरी जो लास्ट इक्वेशन आई थी ये वाली, इसमें मैंने N और P की जगह Ni रख दिया है। मुझे कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ से क्या मिल गई, सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो N और P की जगह मेरे को Ni रखना है, सिंपल है ये। तो यहाँ पर N और P की जगह Ni रख दिया तो Ni मेरा कॉमन आ जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू मिलता है मेरे को Q Ni ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी। जहां पर जो नोटेशंस यूज हुए हैं या जो भी ये नोटेशंस यूज हुई हैं इनका मीनिंग आपको क्लियर है लास्ट
टाइम पे मैंने डिफाइन कर दिया है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आ जाता है कि डायरेक्टली आपको कुछ एक याद रखना चाहिए फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो चार्ज कैरियर हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उनकी कंसंट्रेशन किस फॉर्मूले पे निकाली जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है, गेट लेवल के एग्जाम में भी काफी बार ये यूज होता है और नॉर्मल जो पीएसयू के एग्जाम है उनमें भी आ जाता है। तो ईटा आई इज इक्वल टू होता है ए नॉट टी टू द पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई जी बाई 2 के जहाँ पे ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.83 10 टू द पावर 21। ईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, हमने डिस्कस किया था 0 केल्विन पर। के जो है यहाँ पर यूज है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी यानी कि टेम्परेचर जो है वो मेरा है डिग्री केल्विन में कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं यहाँ से बाकी ऑप्शंस को प्रोपोर्शनैलिटी में लिखूं तो जो मेरी इंट्रिंसिक कैरियर की कंसंट्रेशन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंसंट्रेशन है चार्ज की, सो वो क्या हो जाएगी, इटाइज प्रोपोर्शनल हो जाएगी टी की पावर 3/2, यानी कि टेम्परेचर की पावर 3/2। एक आपको ये नोटेशन याद रखना है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जब मैं प्योर सेमीकंडक्टर को डॉप करता हूँ विद एन टाइप इम्प्योरिटीज, यानी कि जो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर उसमें एन टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड करता हूँ, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में वो बढ़ जाते हैं एक लेवल से ऊपर, और नंबर ऑफ होल्स जो है वैलेंस बैंड में वो डिक्रीज हो जाते हैं एक लेवल से नीचे। तो इस तरीके से अगर बात की जाए, अगर मैं एक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में पी टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करता हूं, तो जो नंबर ऑफ होल्स हैं वैलेंस बैंड में वो एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं एक लेवल से डाउन चले जाएंगे। तो इस तरीके से एक इम्प्रॉपर वे में कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इनटू नंबर ऑफ होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन यानी कि Ni की स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार पूछ लेता है या डायरेक्टली भी पूछ लेता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज की अगर बात करें तो इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज ही याद करने हैं। चार्ज डेंसिटी में होता क्या है कि अगर नोटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मास एक्शन लॉ कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे आपने देखा कि मास एक्शन लॉ था मेरा एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। सिमिलरली अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें मास एक्शन लॉ कैसे लिखा जाएगा, एन एन इंटू पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया है कि नोटेशंस लगा दिए हैं इसके पैरों में, एन के एन और पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। सो यहां से अगर मैं पी एन की वैल्यू निकालने लग जाऊं तो आएगी एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन। अब इनकी बात कर लेते हैं क्या है, एन क्यों लगाया है मैंने, इनको नोटेशन क्यों यूज किया है। तो एन के पी एन क्या है, मेरी नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि अगर मेरा कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि हम बात कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ होल्स कितने हैं। सिमिलरली एन एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और एन आई आपको पता है वो है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर वो एनडी के इक्वल होते हैं। एनडी क्या है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, क्योंकि डोनर एटम्स को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर मीट्रिक क्यूब कंट्रीब्यूटेड बाय डोनर एटम्स। जैसे कि हम, आपको पता है कि कोई भी मेरा जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, सो जो इम्प्योरिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे को देता है या डोनेट करता है उसको डोनर एटम बोलता हूं। सो उनकी कंसंट्रेशन को मैं एनडी कहूंगा। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला याद रखिए, पी एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं।
सिमिलरली अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, सो इसके लिए मास एक्शन लॉ कैसे लिखा जाएगा, तो एन के पैरोमिक नोटेशन आ जाएगा पी सिमिलरली पी एन आई स्क्वायर, और यहां से एन पी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। अगर आपके यहाँ पे देखिए नोटेशन अगर P है, पैरों में अगर इसके P है, सो P टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, और अगर N है तो N टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। सो NP का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर, और इसी तरीके से PP की क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ होल्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर, और Ni आपको पता ही है वो है इंट्रिंसिक कैरियर की कंसंट्रेशन। सो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है, और PP इज इक्वल टू Na होता है। Na क्या है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। सो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ Na, तो मेरे को मिलता है NP इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Na। ये भी फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है, नेक्स्ट है मेरी ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से जनरेट होती है। सो आप सपोज कीजिए कि अगर मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है, सो आपको पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मेरी वीडी जो है मेरी, वो प्रोपोर्शनल होती है ई के, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। सो इसमें आप याद रखें कि जो मेरे होल्स होते हैं वो, अगर मैंने, क्योंकि ई अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब मैंने कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट की होगी, या एक नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब बैटरी और सेल्स वाला हम चैप्टर करेंगे उसमें इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। सो आप इतना याद रखें कि बैटरी में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिसकी सहायता से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। सो जो नंबर ऑफ होल्स है मेरे, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो मेरे निगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो इन जनरल अगर इक्वेशंस की बात करें, सो आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरीके से करंट फ्लो होगी, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट जो होगा, मूवमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, उसके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको मैं कहूंगा ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो करंट फ्लो होगी उसको कहूंगा ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट जो है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो यहां से आएगी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो होगी Jn इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन ई। वही नोटेशन सेम यूज किए हैं। अगर n यूज हो रहा है तो इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो है मेरी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप के लिए। ठीक है, तो Jn इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन ई। सिमिलरली होल्स के कारण क्या होगी मेरी, Jp इज इक्वल टू क्यू पी म्यू पी ई। यहाँ पर इन सब जो मैंने नोटेशन जो भी मैंने यूज किए हैं उन सब का ये विवरण लिख दिया है। जैसे n क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, p होल्स कंसंट्रेशन, म्यू पी मोबिलिटी ऑफ होल्स, म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है लास्ट टाइम इसका क्या 1.6 10 टू द पावर -19 सी स्टैंड्स फॉर कूलम्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन करंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा कोई सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, सो उसमें अगर हमने कोई बाहर से कोई वोल्टेज भी अप्लाई नहीं किया है, तब भी उसमें एक माइनर सी करंट फ्लो होती रहती है। वो किस कारण होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है आपका, कि किसी भी कोई भी मेरा मटेरियल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स पूरे रीजन में, यानी कि पूरे रीजन की अगर बात करूं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, कहीं पर ज्यादा होते हैं कहीं पर कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये मेरा। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर होता है तो जो आपके कैरियर्स हैं वो जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है होल से इलेक्ट्रॉन्स की, वहां से जहां पर कंसंट्रेशन लो होती है होल से इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी तरफ मूव करते हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इस चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इसके कारण जो करंट फ्लो करती है उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं।
सो बेसिकली एज्यूम कीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने मान लिया dN/dx, ठीक है। इसीलिए जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है Jn इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो प्रोपोर्शनल होगी आपकी, ये फॉर्मूला याद रखें, Jn इज प्रोपोर्शनल टू dN/dx। या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो मुझे मिलता है Jn इज इक्वल टू Q dN/dx, जहां पे dN मेरा क्या है, ये है डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स और Q आपको पता है वो है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है Jp, P नोटेशन इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। किसके कारण? होल्स के कारण, ठीक है। होल्स के कारण जो आपकी डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है वो होती है माइनस की Q dp/dx, जहां पर dp क्या है आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स। ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है जो इम्पोर्टेंट एक और टर्म है, वो है आइंस्टाइन रिलेशनशिप। आइंस्टाइन ने एक रिलेशनशिप दिया मोबिलिटी और जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है हमारा उनके बीच में, वो होता है, डायरेक्टली याद रखिए इसको आप, dN/dp इज इक्वल टू μN/μp, और ये इक्वल टू होता है आपका VT यानी कि वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू होती है kT/Q। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट टर्म है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसके बारे में। और अगर आप K और T यानी कि रूम टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे, सोर्स पे भी हम आएंगे, तो K और Q की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं सो ये आता है मेरा T/11,600, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर रूम टेम्परेचर की बात है, रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैल्विन में चेंज करूंगा तो मैं इसमें 273 और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 300 कैल्विन। वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा मैं, इस इक्वेशन में इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलता है मुझे 0.026 वोल्ट या 26 मिली वोल्ट। सो इस फैक्टर को आप याद रखें कि रूम टेम्परेचर पर VT की वैल्यू 26 मिली वोल्ट होती है, 26 मिली वोल्ट होती है। और एक और नोटेशन है जनरली जो सॉल्व करके आती है वो है म्यू इक्वल टू 39D। कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए तो एक पूछ सकता है म्यू और डी में डायरेक्ट रिलेशन क्या है, तो आप लिख दीजिएगा म्यू इक्वल टू 39D अगर ये वैल्यूज में पुट करता हूँ। वैसे आइंस्टाइन रिलेशनशिप ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। सो गाइज ये हमने डीपली स्टडी किया सेमीकंडक्टर फिजिक्स को। होप कि इसमें जितने हमने क्वेश्चंस कवर किए वो शायद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर एक एक लेते कि हम किसी क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपको एक रटने वाली एक पॉलिसी हो जाती। इसमें हमने एक क्वेश्चंस को आई थिंक डिस्कस किया है और इसमें से लगभग हमारे 100 to 200 क्वेश्चंस इजीली अराइज हो सकते हैं। लास्ट में जब एग्जाम आएगा तब हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम क्वेश्चन सीरीज भी बना सके हर एक टॉपिक के ऊपर, सो आपको पता लगेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और इन लेक्चर्स को आप अगर बार बार देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, सो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो आई थिंक हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इजी से लेके टफ लेवल तक सभी कुछ कवर कर लिया है। सो आप इनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगती हैं आपको हमारी वीडियोस, और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।